डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका पीडीएफ मैं पहले डाल चुका हूँ और आज हम इसका ऑडियो विजुअल देखते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। देखिए, ये जो मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत हैं वो प्रमुख रूप से 3 हैं। कितने? 3। पहला है विकास और सक्रियता का सिद्धांत। विकास और सक्रियता का सिद्धांत, इसको आप कह सकते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। समानार्थक है। दूसरा है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। इसको आप अंतर संबंध का सिद्धांत भी कह सकते हो। तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखिए, 3 सिद्धांत हैं और ये तीनों ही सिद्धांत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित किए गए थे मुख्य रूप से। अब तीनों सिद्धांतों में से हम एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि तीनों सिद्धांत जो हैं इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। एक सिद्धांत के पूछे जाने की प्रबल संभावना एग्जाम में रहती है। अब हम जो एक सिद्धांत लेते हैं विकास और सक्रियता का सिद्धांत। अगर इसका हम दूसरा नाम देखें क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो इस शब्द मात्र को देखने से और समझने से क्रियाशीलता का अर्थ समझने से ही हमें यह सिद्धांत समझ में आ जाता है। अगर हम बिल्कुल छोटे रूप में या यूं कह दीजिए कि 1-2 लाइनों में इस सिद्धांत को समझना चाहें तो उसका सीधा सा मतलब है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ का मतलब निर्जीव और चेतन का मतलब होता है सजीव, तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, मतलब उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और वह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। मतलब उसमें कुछ ऐड हो सकता है और उसमें कुछ ह्रास मतलब क्षय भी हो सकता है। बस इतना सा ही है सिद्धांत। अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसमें परिवर्तन निश्चित है। ये सिद्धांत है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बस इसी लाइन में इस सिद्धांत को समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार विश्व की सभी जो जड़ चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हो, सांस्कृतिक, जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, परिवर्तन होते रहते हैं। भौतिक से मतलब होता है ताप दाब, ये जो सूर्य के द्वारा उत्पन्न जो शक्तियाँ या परिवर्तन होते हैं वो भौतिक शक्तियों में आते हैं। सांस्कृतिक मतलब अपना रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि सभी सांस्कृतिक तत्व हैं। तो चाहे भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यह जो परिवर्तन है 2 प्रकार से हो सकता है, या तो उन्नति के रूप में हो, मतलब उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो, या अवनति मतलब कुछ नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। कहीं क्षय हो सकता है मतलब, या कहीं वृद्धि हो सकती है। वास्तव में कोई भी वस्तु जो है स्थिर अवस्था में नहीं है, अर्थात सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील है। अगर हम समुद्र तल को मापने का प्रयास करें तो समुद्र तल जो है परिवर्तनशील रहता है। इसी प्रकार तापमान की बात करें तो तापमान भी परिवर्तनशील रहता है। अगर किसी पर्वत की बात करें तो पर्वत जो है एक लंबे समय में उत्थान
पर्वत का होता है, लंबे समय उत्थान होता है, तो वो धीरे धीरे होता है। क्या होता है? बिल्कुल धीरे धीरे। अगर हम मानव की बात करें, एक क्षमता तक मानव जो है बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, तो क्या हमें पता होता है कि अपन बढ़ रहे हैं? बस एक कपड़ों के माध्यम से अपन को पता लगता है कि भाई ये पैंट छोटा पड़ रहा है या ये शर्ट छोटी पड़ रही है, तो उससे अपन को क्या आइडिया लगता है कि अपन बढ़ रहे हैं। लेकिन डेली अगर उठकर अपन देखें सुबह सुबह कि अपन कितने बढ़े, तो अपन आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अपन कितना बढ़ रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो परिवर्तन जो है बहुत धीरे धीरे भी होता है और आकस्मिक भी होता है। परिवर्तन आकस्मिक का मतलब अचानक। देखिए, अचानक से कोई भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, तो ये आकस्मिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मृदा निर्माण की बात करें। किसकी? मृदा निर्माण की। तो मृदा जो है उसका निर्माण बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है, 10-20 सालों में और भी ज़्यादा वर्षों में। जो मृदा हम देखते हैं वो एक लंबे समय में इसकी रासायनिक एवं भौतिक संगठन में परिवर्तन होकर यह रूप हमें दिखाई देता है जिसमें हम अपन फसलें उगाते हैं। अगर मानव की बात करें तो मानव भी देखिए, अपने प्राचीन जो पूर्वज हैं वो प्राइमेट्स कहलाते थे। तो आदि मानव हुआ, अपन हुए। कहने का मतलब यह है कि मानव भी अपना रंग, रूप, आकार, लक्षण जो है, चाहे वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से हो, मतलब आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन की वजह से हो, चाहे भौतिक परिवर्तन की वजह से हो, तो मानव भी परिवर्तनशील है। मुख्य रूप से खान पान की, सांस्कृतिक रूप से भी देख सकते हो और उसके शारीरिक रूप से भी देख सकते हो। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज समय के साथ बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। उसी प्रकार उसका स्वयं का भी रंग, रूप आदि सभी परिवर्तन होते रहते हैं। प्रोफेसर ब्रून्स ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को या क्रियाशीलता के सिद्धांत को अथवा विकास एवं सक्रियता के सिद्धांत को निम्न रूप में व्यक्त किया है कि हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब जो है इस परिवर्तन के पीछे जो शक्तियां काम करती हैं उनको ब्रून्स ने दो श्रेणियों में बांटा है। पहला है भौतिक शक्तियां और दूसरा है सांस्कृतिक शक्तियां। भौतिक शक्तियों को पुनः जो है 4 भागों में बांट सकते हो आप लोग। सौर शक्ति, पृथ्वी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, और जैविक शक्ति। भौतिक शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम भौतिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है वो स्थिर नहीं है, यद्यपि यह स्थूल रूप से स्थिर प्रतीत होता है। आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, जिसको देखिए आंतरिक शक्तियों को अपन अंतर्जात बल के रूप में पढ़ चुके हैं बीए पार्ट फर्स्ट में। बाह्य शक्तियों को अपन बहिर्जात बल के रूप में पढ़ चुके हैं। तो ये जो आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ हैं ये धरातल को ऊंचा नीचा करने, समतल बनाने का कार्य करती हैं। देखिए, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं या अंतर्जात बल हैं वो धरातल में विषमताएं उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बाह्य शक्तियाँ हैं, बहिर्जात बल होते हैं, वो समतल स्थापक का काम करते हैं। कुछ शक्तियाँ धीमी गति से कार्य करती हैं तो कुछ शक्तियाँ तीव्र गति से काम करती हैं। जो आंतरिक शक्तियाँ हैं जिनमें जो धीमे गति से काम करती हैं उनको आप जैसे पटल विरूपण बल के रूप में अपन पढ़ चुके हैं कि भाई पर्वत का निर्माण है, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण है। ये सब शक्तियाँ क्या है, धीमे धीमे काम करती हैं। कोई धरातल ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, अर्थात
उन्मज्जन हो रहा है या निमज्जन हो रहा है। तो ये बहुत धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं, जबकि जो तीव्र गति से जो आंतरिक शक्तियां काम करेंगी, जैसे उनमें आकस्मिक संचलन या विवर्तनिक शक्तियां जिनको कह सकते हो आप, उनमें भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है। तो भूकंप जो है या ज्वालामुखी जो है सर्वाधिक अपूर्व सूचनीय घटनाएं हैं। मतलब हमें खुद को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। अब अपन पढ़ रहे हैं मान लीजिए, और अचानक से भूकंप आ जाए, तो आ ही जाए, कहने का मतलब ये अपूर्व सूचनीय घटनाएं हैं। हालांकि इस स्तर पर कार्य जारी है कि भाई आने की जो सूचना, साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं भूगर्भ की हलचलों के संदर्भ में। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य शक्तियों में जैसे अपर्दन चक्र है, मिट्टी का धरातल का जो अपर्दन है, ऊंचाई से कट के आना किसी पदार्थ का या धरातल के किसी अंश का, और गड्ढे में जाके गिरना, तो ये सब अपर्दन के अंतर्गत आता है और ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली क्रिया है। अब देखिए भौतिक शक्ति में अपन लेते हैं सौर शक्ति। तो जो सौर शक्ति है, देखिए इस पृथ्वी को में जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं धरातल पर, तो उसके पीछे जो शक्ति है वो सौर शक्ति ही है। धरातल कह दीजिए या वायुमंडल, सॉरी वायुमंडल ज़्यादा सही शब्द रहेगा। वायुमंडल में जो होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं वो सब सौर शक्ति की वजह से हैं। चाहे तापमान का परिवर्तन हो, चाहे वायुदाब में परिवर्तन हो, चाहे ओला गिरना हो, चाहे बादलों का छाना हो, वर्षा होना हो, ये सभी जो हैं, बर्फ़ गिरना, तूफान आना, ये सभी सौर शक्ति का परिणाम है। देखिए आगे जाके हम पढ़ेंगे, ब्रुन्स ने सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है। क्या कहा है? मूर्ख शक्ति, क्योंकि ये विषमता लाने का काम करता है। नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन विषमता, भाई परिणाम तो दोनों प्रकार के आ सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे वर्षा जितनी अपन को चाहिए उतनी हुई तो वो तो ठीक रही, अगर वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़ का रूप ले लिया, तो नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो ये विषमता लाने का काम करता है। तो सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा गया है। तो परिवर्तन हुआ ना, मतलब सौर शक्ति की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से कुछ परिवर्तन हुए, तभी तो अपन इसको विकास या सक्रियता या क्रियाशीलता, कहने का मतलब सौर शक्ति की वजह से इस वायुमंडल में क्रियाशीलता बनी रहती है, तभी तो इसको विकास एवं सक्रियता का सिद्धांत का है। और उसके लिए जो शक्तियाँ बताई हैं वो दो रूपों में बताई हैं, भौतिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्तियाँ। भौतिक शक्ति का पहला अपन ने पॉइंट पढ़ चुके हैं, सौर शक्ति। दूसरा है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी दो रूपों में गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन और एक सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, एक अपने ही चारों ओर मतलब अपने अक्ष पर घूमना। तो जो अपने अक्ष पर पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, उसकी वजह से दिन व रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन व रात। जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन रहता है, जो भाग पीछे होता है वहाँ रात्रि होती है। इसी प्रकार जो इसको दैनिक गति भी कहते हैं, इसी प्रकार जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो पूरे एक वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन जिसको कहते हैं, और उसको वार्षिक गति कहा जाता है। अब देखिए 365 दिन का तो एक वर्ष होता है, ये तो समझ में आता है। 1/4 का क्या फंडा है? तो देखिए 1/4 का मतलब हो गया 8 घंटे, सॉरी 6 घंटे। तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी को 29 दिन का माना जाता है। तो देखिए उसमें क्या करते हैं अपन, जो प्रत्येक साल का जो 6-6 घंटा बचा उसको वहाँ समायोजित कर देते हैं।
ध्यान रखो इस चीज़ को कि एक साल में जो अपना 6 घंटे लगे, एक वर्ष जो होता है उसमें 365 से 1/4 दिन वर्ष बनता है। उससे 1/4 का मतलब है 6 घंटे। तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, मतलब 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। तो उसको अपन फरवरी में 29 की दिन की फरवरी बना देते हैं। तो ये समझ लीजिए। तो ये वार्षिक गति है। वार्षिक गति की वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। आ रहा है समझ? भाई सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, ये ऋतुएं जो हैं वार्षिक गति के कारण बदलती हैं। तो यहाँ भी परिवर्तन हुआ। अब आता है, देखिए ये भी परिवर्तन जो है ना, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं ये भी असंतुलन या असामंजस्य का कार्य करती हैं कि भाई कहाँ बर्फ़ गिर रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। अब बात आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये स्थिरता लाने का काम करती है। देखिए पृथ्वी की गतियाँ और सौर शक्ति जो हैं असंतुलन के स्रोत हैं, जबकि पृथ्वी की जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये स्थिरता लाने का कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु जो है पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। आइंस्टीन ने जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सॉरी आइंस्टीन नहीं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति था उसका खोज किया था। और उसके पीछे कारण था कि जो न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक से उनके सिर के ऊपर आकर एक सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सेब जो है, एप्पल जो है, ये मेरे सिर के ऊपर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने फिर इस दिशा में आगे और अन्वेषण कार्य किया और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में इस शक्ति को परिभाषित किया। और इस दिशा में उन्होंने अपना एक फार्मूला भी दिया गुरुत्वाकर्षण बल का, F = G m1m2/r²। अब देखिए ये आपका विषय नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सभी इस ब्रह्मांड के, या यूं कह दीजिए पृथ्वी के चारों ओर जो है स्थिरता लाने का प्रयास करता है। कुछ देखिए कुछ जो जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरातल समतल बना रहता है, कुछ भाग ऊपर उठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं, मतलब गड्ढा है। तो जो पर्वत का जो अपक्ष के बाद जो चट्टान वगैरह जो खिसकते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आते हैं। इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ब्रुन्स ने बुद्धिमान शक्ति या वाइज फोर्स के रूप में कहा है। इसके बाद आता है जैविक शक्तियाँ। तो जैविक शक्ति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आते हैं और ये सभी भी प्रकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, अर्थात ये क्रियाशीलता लाने का प्रयास करते रहते हैं या लाते हैं। तो होता क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं धरातल में ज्यों ही इनकी जड़ें गहरी होती जाती हैं तो मिट्टी जो है बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ें हैं जैसे ही चट्टानों में प्रवेश करती है, चट्टानों का अपक्षय होता है या टूटती हैं, और टूटने के बाद निरंतर जो परिवर्तन होते रहेंगे धरातल में ऊपरी सतह में, तो उससे मृदा का निर्माण होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन का कार्य होता है। इसी प्रकार मानव जो है चाहे खनन के रूप में हो चाहे अन्य गतिविधियों के माध्यम से हो, धरातल की सतह में परिवर्तन लाता रहता है। तो ये जो टॉपिक था आज अपन ने पढ़ा विकास अथवा सक्रियता अथवा क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को अब आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और इसको समझिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका असाइनमेंट भी आप लोग तैयार करेंगे। थैंक यू।